May 16 this year, there is another 30-year-old. He puts up post, let's all the cockroaches come together. आजकल जो मीम चल रहा है ना कि सीजे साहब भी मिले कि अंदर से आगे ऐसी लगाई मज़ा आ गया। कोई इथेनॉल के लिए परेशान था, कोई इसके लिए कि मेरे सीबीएसई के पेपर के मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैं अब ये बोल रहे हैं कि आप दोबारा पैसे दोगे तो आपके हम रीचेक करेंगे। ये सब होने के बाद आते चीफ जस्टिस साहब और उसी क्या बोलते हैं, तुम सब कॉकरोच हो। शायद नीट का एग्जाम was just the headline. Underlying reason cause was deeper. देयर इज अ टिपिंग पॉइंट। एक होता है ना कि कुकर में प्रेशर बनते जा रहा है, फिर एक पॉइंट पे आगे सीटी बच जाती है। We have established ourselves as unilateral country जहाँ पे we are holding our own superpowers of the world. हमारे फेवर में कुछ जा नहीं रहा है। चाइना इज आवर बिग टाइम एडवर्सरी, US is probably even a bigger adversary, and Russia, is it really our friend? That is something to question about. We are the 5th largest economy. Sensex is at an all-time high. Salaries लेकिन 3% बढ़ती है, इन्फ्लेशन 6%. कहीं ना कहीं for the आम आदमी it's not translating into money or growth. महंगाई जो हमें दिखती है और जो बताई जाती है, दोनों में फ़र्क होता है। चाइना का जो युआन है, हर करेंसीज डिप्रिशिएट अबाउट 19% अगेंस्ट देम। मतलब एक साल के अंदर प्रैक्टिकली अगर आप चाइना से उनका सामान चाइनीज़ करेंसी में लें तो 20% महंगा हो गया, एंड 20% इज ओवर एंड अबव जो एक्चुअल महंगाई है। सो महंगाई है, उसके ऊपर 20% हमें पड़ रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता है। Take me back to May 16 this year. आप राजमानी के शो पे आए थे, and you had a fabulous podcast that went very very viral, fundamentally because you talked about कैसे while we are growing as an economy, we are not really feeling the benefits. So in that same week, there is another 30-year-old in Boston, and he puts up a post which says, let's all the cockroaches come together. So take me back to that time when you saw it. आपको क्या लगा था कि ये joke है, this is just a meme, or did you actually think this could become something? मैम टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था। कहीं ना कहीं हमें यही देखने को मिला कि यार इंडिया में कुछ भी था नहीं जब हम बड़े हो रहे थे, या फिर बहुत स्कार्सिटी वाला माहौल था हर चीज़ का। Right. तो थोड़ा भी हमें मिलता है तो हम बोलते हैं कि यार चलो हो रहा है। एंड हियर इज अ जनरेशन विच इज सेइंग दैट नो, लेट्स नॉट क्लैप फॉर दैट, इट्स अ ड्यूटी की बेसिक्स तो इंश्योर करना उन्हें, हम उसी के लिए ताली बजा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी था अलग अलग मुद्दों पे। कोई इथेनॉल के लिए परेशान था, कोई इसके लिए कि मेरे सीबीएसई के पेपर के मार्क्स सही नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैं अब ये बोल रहे हैं कि आप दोबारा पैसे दोगे तो आपके हम रीचेक करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? किसी का हेल्थ केयर का इशू उसे लग रहा था, किसी को लग रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ केयर का प्रीमियम एक ही साल में 30% बढ़ गया। तो वो एक होता है ना, एक तो तुमने हमें ऐसा देश दिया जिसमें तुम मतलब कि सब कुछ अच्छे कर नहीं रहे, भारत माता की तुमने मतलब कि क्या तुमने सर्विस करी, ऊपर से तुम हमें कॉकरोच बोल रहे हो, तो फिर वो एकदम कल्टिवेट होता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन सच थिंग्स हैपन, इफ देयर इज अ यूनिफाइंग वॉइस that is able to bring everyone together, it makes a whole lot of difference. That is what I think Abhijit Dipke and team did very fantabulously. What you're trying to say is there are two ways of looking at it. One is, say, going the traditional way where we are used to talking. The other way is maybe what a CJP has done. So the difference between what anyone else did and what they did is कि उन्होंने optionality दी of doing something about it. Yeah, absolutely. I mean, कोई भी जब कॉज होता है ना मैम, यू नीड अ मोबिलाइजिंग फैक्टर और अ लीडर हु बेसिकली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। फिर एक क्रिटिकल मास आता है एंड देन वो अपने आप बढ़ने लग जाता है। सो यहाँ पे वो वाला कम ऑफ कोर्स सीजेपी की टीम एंड ऑफ कोर्स सोनम वांगचुक। मोर इम्पॉर्टेंटली, टू बी वेरी फ्रैंक, सोनम वांगचुक जी ने स्टार्टिंग में जब ये प्रोटेस्ट शुरू किया, इट वॉज नॉट टेकन दैट सीरियसली। बट 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, नाउ इट्स गेटिंग सीरियस। हर दिन वो, ऐसा नहीं है कि किसी के भूखे रहने से एजुकेशन के रिफॉर्म हो जाएंगे, बट मोर अबाउट इट कि यार इस आदमी को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके तो अपने बच्चे भी नहीं है, बट वो आदमी वहाँ पे लड़ रहा है, एंड वो आदमी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठा है। इट सेंड्स अ मैसेज टू पीपल दैट यू नो व्हाट, ही गिव्स अ डैम, व्हाई आर यू नॉट गिविंग अ डैम, एंड देन दैट ब्रिंग्स मोर पीपल इनटू इट। थिंक अबाउट अ फ्रीडम फाइटर्स, फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह, वो लड़े, जाबाज लड़े, एंड देन उनको मार्टिरडम, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। बट वो जो मैसेज जो उससे गया, हाउ मेनी पीपल बिकेम रेवोल्यूशनरीज बिकॉज ऑफ दैट। यार ये बंदा कर सकता है तो why not us? इस उम्र में, हम क्यों? और उसके बाद इसके बाद ये हुआ, अब तो हमें जवाब देना चाहिए। दैट बिकम्स अ वेरी पावरफुल फैक्टर। एंड इस कॉज में वो जो मोबिलाइजिंग फैक्टर था इनिशियल, जो एक होता है ना कि चिंगारी एक जो लगानी होती है, वो इन लोगों ने किया। सो कूडोस टू देम फॉर दैट। And
you know, you started talking about it and I want to get down a little bit कि शायद नीट का एग्ज़ाम was just the headline, लेकिन उसके अंदर पेन was deeper. इसकी इसमें underlying reason, cause, what is it, what is the pain? मैम देखिए ऐसे समझिए, देयर इज़ अ टिपिंग पॉइंट। एक होता है ना कि कुकर में प्रेशर बनते जा रहा बनता है, फिर एक पॉइंट पे आके वो सीटी बच जाती है। ये वही था। इससे जस्ट पहले आपका सीबीएसई का हुआ था। सीबीएसई के नंबर हर बच्चे के गलत आए। माई ओन नीस 92% आए, बट शी वाज लाइक कि यार मेरे इस सब्जेक्ट में से कम कैसे हो सकते हैं। 3 सब्जेक्ट्स के लिए उसने दोबारा एप्लीकेशन उसने डाली कि मेरी चेक करो, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो भी दिए। आउटकम क्या आता है, 3% नंबर इसके बढ़ गए, 95 पॉइंट समथिंग परसेंट हो गया। दिस इज़ वन किड। आप सोचो पूरे इंडिया ने तो रीचेक का दिया भी नहीं होगा। किस मास लेवल पे स्कैम हुआ है। वो सारे बच्चे, उनके भाई बहन, उनके घर वाले, सब लोगों के मन में कितना गुस्सा भरो कि यार मेरे बच्चे के फ्यूचर से तुमने ऐसे खेल दिया यार। एंड मेजॉरिटी लोग तो ये भर भी नहीं सकते बार बार कि चलो हम री एप्लीकेशन भर देते हैं कि हमारा रीचेक कर दो। Let's वो भी एक है। एंड टू बी वेरी वेरी क्लियर, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने आके बार बार एक बात बोली, 152 पेपर लीक्स। गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 159 है, क्योंकि उन्होंने जो मैप एक जो निकाला था ना, उसमें नंबर जो दिए थे 2014 से अब तक में कितने पेपर लीक हुए हैं, उसके अंदर खाली केरला एंड कर्नाटका के नंबर आपको गलत दिखते हैं, प्रोबेबली बिकॉज वहाँ पे उनकी सरकार आती आती रहती है। बट पॉइंट इज दैट 115 पेपर लीक्स हुए हैं। अभी सारे ऐसा नहीं है बीजेपी के अंडर ही हुए हैं, बट इसमें मेजॉरिटी देखो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। अब वो सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन बीजेपी की तरफ निकलना है, एंड वो और कैसे निकलेगा। And if I had to do a comparison before, अगर मैं इससे पहले देखूं 2004 से 2014, what kind of leaks और तब भी होते थे, issues, तब भी होते but थे। what would that number look like? सो मैंने जो नंबर देखा उसके हिसाब से 2004 से लेकर के 2014 के बीच में देयर वर अ टोटल ऑफ 89 डिफरेंट पेपर लीक इवेंट्स अक्रॉस इंडिया। There were And- 89 leaks. यस, एंड even मैं in इसमें एक और that. कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो हमारी जो सरकार है वो लगभग कुछ 1400 अलग अलग एग्जाम्स कराती है। सरकार मतलब स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, सब कुछ मिल Right. करके। Right. दिस इंक्लूड्स जैसे इलाहाबाद या फिर आपके राजस्थान हाई कोर्ट जो हैं, उनके जो जज साहब होते हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं ना, उसके लिए भी एग्ज़ाम होता है। वाई? बिकॉज कंपटीशन इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि उसके लिए भी आपको एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। जी, पेपर दोगे तब पेन के मिलेगा। लिए भी आपको हर चीज़ के लिए होता है। जी सो अब उस तरह से देखो, उसके अंदर 89 पेपर लीक्स हुए, एंड माई पॉइंट इज़ दैट उनसे लोग हताश हो गए थे, उनसे लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए उनको इतना निकाल दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता, लोग हर कोई आके बोल रहा है पहले नहीं होते थे क्या। लाइक इसलिए तो उनको हटाया, नए को लाए इसलिए थे ना कि पहले वाला सिस्टम नहीं चाहिए था। एंड सडनली हम वापस पिछले वाले के ऊपर हम चले आते हैं। इट मेक्स नो सेंस। 12-15 साल होने को आ गए हैं, ऑलमोस्ट 12-13 साल हो चुके हैं। इट्स बेटर दैट वी बिगिन टू आस्क सर, पहले जो भी था सो था, व्हाट हैव यू चेंज्ड। सो फॉर एग्जांपल सरकार बोलती है ना हमने हाईवेज इतने ज़्यादा बनाए, तो वैसे ही ये चीज़ आपने नहीं की है, उसकी भी बात हो जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी करी उसका क्रेडिट आप ले रहे हो, वो Talk चीज़ आपने even छोड़ ही about दी, the आपने बेटर things. नहीं बनाया, जी उसका आपको लेना चाहिए। and I think the point you're trying to make, and I will take it, is it's not about क्या ठीक हुआ है, it is about क्या ठीक नहीं हुआ है, and are we willing to acknowledge it and make amends for it, and not say कि चलता है। इसका या इसका एक deal और with it. पर्सपेक्टिव मैं देता हूँ आपको। सो लोग मुझे बोलते हैं ना कि तो जो अच्छा है उसकी ही बात करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वोटर का या फिर हिंदुस्तान की जनता में किसी का भी काम ये नहीं है कि हम सरकार जब अच्छा करे उसके लिए तालियां बजाएं। हमारा काम ये है कि हम इंश्योर करें सरकार अच्छा ही अच्छा करते रहे। अगर पेपर लीक की समस्या 2004 से 14 थी, आपके पास 12 साल था, उसे ठीक नहीं कर पाए। एंड द लीस्ट दैट आवर किड्स डिजर्व इज़ अ फेयर एजुकेशन सिस्टम एंड अ फेयर इवैल्यूएशन सिस्टम इन द एंड ऑफ इट। हम वो नहीं दे पा रहे, तो अब इसका जवाब ये नहीं हो सकता ना कि नहीं आज से 10 साल पहले भी यही था, 15 साल पहले भी यही था। क्या आपको लगता है कि ये पेपर लीक इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट और रादर एन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, कि द एस्पिरेशंस ऑफ अ चाइल्ड जिसने पढ़ लिया लिख लिया, उसके पास एंड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल आर फोर्स्ड और वांट टू डू दिस एग्जाम्स, एज यू सेड कंपटीशन है, बट ऑल्सो क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है दैट मीट देयर एस्पिरेशंस और द काइंड ऑफ लाइफ दे वांट टू लिव। आई डिसएग्री मैम। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, कंपटीशन हर देश में है, स्पेशली अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, हमारे इंडिया ही नहीं है। लुक एट साउथ कोरिया, चाइना तो चलो छोड़ दो, लोग बोलते हैं कि चाइना तो डिक्टेटर है वो, तो साउथ कोरिया देख लो, कहीं पे भी देख लो, दे टेक इट वेरी सीरियसली। वाई? दिस इज़ एन इवेंट जहाँ पे इसीलिए आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है। साउथ कोरिया में जब आपके
पेपर का जब टाइम होता है ना, पेपर मतलब खाली आपको, मैं कॉलेज एंट्रेंस का बात कर रहा हूँ, नेशनल एग्जामिनेशन जो उनका होता है, जैसे यहाँ पे IIT JEE हो गया या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया, वैसे वहाँ पे भी होता है उनका। तो वो जब होता है, जो पेपर जो सेट करने वाले होते हैं, पेपर सेट होने के 30 दिन पहले वो जो टीचर्स डिसाइड होते हैं उनको उठा करके रिजॉर्ट के अंदर लेके जाते हैं, They're on house arrest या जैसे for यहाँ days. पे MLAs के साथ किया जाता है ना जी। इलेक्शन के बाद, वहाँ पे वो इसके लिए करते हैं। एंड वहाँ पे लेके जाते हैं, उनके पास कोई डिजिटल उनके पास कनेक्टिविटी नहीं होती है, डिसाइड एवरीथिंग, जो कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर डाला जाता है, जो कि वहाँ का बेसिकली नेशनल इंटेलिजेंस क्लाउड सिस्टम जो है उसके अंदर पूरा सीड होता है। एंड उसके थ्रू वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन पूरे कंप्यूटराइज होते हैं। जब सारे बच्चे सेंटर्स पे पहुँच जाते हैं, उनके कंप्यूटर सीधा उस वाले क्लाउड के थ्रू सीधा आता है। देयर इज़ नोबडी हु इज़ टचिंग एनीथिंग। और इस पूरे टाइम तक जब तक एग्जामिनेशन हो रहा है, वो सारे टीचर्स उस होटल के अंदर ही हैं 30 दिन के लिए, अपने परिवार से दूर, सब कुछ फूल प्रूफ इसको बनाया गया है। एंड टू इंश्योर कि यार किसी बच्चे को ये एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना आए, दे टेक इट दैट सीरियसली हमारे यहाँ पे। सो ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, बाकी देशों में भी हुआ है। एंड दूसरी बात यहाँ पे आती है दैट व्हेन इट कम्स टू पेपर लीक्स, राइट, वो करने की किसी के इसलिए मत हो कि उसे पता है क्या ही हो जाएगा। द ऑड्स ऑफ बीइंग कॉट आर सो लो। And the punishment that you will probably get, even if you're caught, is so minuscule. एब्सोल्युटली। And again, we've spoken to a jailer and he said कि in India जो cost of punishment आपकी इतनी कम है कि अगर आपको रेड लाइट क्रॉस करनी है तो क्रॉस कर लो, 1000 रुपये का फाइन ही Yeah. तो देना है। तो when your punishment is so low, you're like ठीक है। I और mean, सिर्फ वो नहीं है मैम, ये 3 लेयर है। सो पहले है कि पकड़े जाने की चांस ही कम है। पकड़े गए तो भैया कोर्ट में जाकर के साबित करना, वो अलग उसका चांस और कम हो जाता है। एंड देन आता है कि चलो पनिशमेंट का डर। and you have to keep them accountable. And I think that's beautiful कि it's not really, I mean, yes, it is about the change, but more importantly, it's about asking the question and, knowing कि यार this is your right. And not just your right, it's your responsibility. या मैं आपको एक और चीज़ में बोलता हूँ, तो आपने फ्रस्ट्रेशन की हमने बात की थी ना कि फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आता है। अब जरा सोच के देखिए कि आप एक मिनिस्टर, उन सब सवाल पूछते हो, सीधा एक लाइन बोलते हैं ये सब एंटी नेशनल लोगों का किया धरा है। दूसरे मिनिस्टर उनसे कुछ पूछते हो, बोलते हैं ये सब दहशतगर्द कर रहे हैं। ये सब सवाल कौन पूछ रहा है? सब दहशतगर्द है। एक है जिनसे सवाल पूछो, वो आपके स्टेट का जो असेंबली है उसमें खड़े होकर बोल देते हैं कि ये सारे भाड़े के डैश हैं, मैं इनको। व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू आर गिविंग टू द पीपल? सवाल पूछोगे तो एक टैग लगा देंगे। सो फ्रस्ट्रेशन वहाँ से आता है। एंड दिस इज़ नॉट बीइंग अकाउंटेबल कि आप सवाल पूछो, हम आपको ऐसे हम जवाब देंगे। हम प्रजा हैं इस देश की, आप हमारे लिए काम करते हैं, आपको एटलीस्ट हमारे सवाल सुनने का तो आपको दिखाना पड़ेगा, आपको उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। जवाब नहीं देना, ठीक है, बहाने बना के चले जाओ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सवाल कैसे पूछा तुमने, एंटी नेशनल हो, दहशतगर्द हो। दिस इज़ नॉट हाउ यू ट्रीट योर फेलो पीपल, फेलो इंडियंस। But Jayant, if I look at it from an economic perspective, right, worldview लेती हूँ हमारा, we have established ourselves as this unilateral country जहाँ पे we are holding our own next to different superpowers of the world. I'd like your perspective कि उसकी reality क्या है. So for example, अगर हम इंडिया और US का relationship ले लें, at one point we are saying कि we have a very strong relationship, लेकिन आप tariffs देखें, they are still quite high and उसमें बहुत ज़्यादा कोई change नहीं आया है. So when we say we've got this position, reality में वो कैसे translate कर रहा है for us as an economy from an analyst point of view? Ma'am, first of all, I would like to present a counter view. We are not unilaterally holding on our own. हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी अपनी थोड़ी जगह हम बचा पाएँ। वी आर अ कंट्री जिसको हर जगह अपनी जगह बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है, हमारे फेवर में कुछ जा नहीं रहा है। सो इट इज़ समथिंग टू बी रियली वरीड अबाउट। चाइना इज़ आवर बिग टाइम एडवर्सरी, US इज़ प्रोबेबली इवन अ बिगर एडवर्सरी जो भी हमें दिख रहा है। एंड रशिया, वेल, इज़ इट रियली आवर फ्रेंड? दैट इज़ समथिंग टू क्वेश्चन अबाउट। रशिया के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि प्लीज़ लोग जाके मित्रोकिन आर्काइव्स पढ़ें। आपने सुना है मित्रोकिन आर्काइव्स के बारे में? नहीं। एक ये बेसिकली उनकी जो भी डिटेल्स है वो इंडिया में बैन हो गई थी, बट लानी नहीं रही सरकार ने, उसका साफ रीज़न था। मित्रोकिन इज समबडी, वेसिली मित्रोकिन इनका नाम था। ही वॉज अ रशियन एजेंट KGB में, बहुत साल वहाँ काम किया। उतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे कि इसराइल में इनके अंडर, इसराइल में जब भी डिप्लॉयड थे उस टाइम काफ़ी बड़ा एक स्कैंडल हो गया था। वहाँ पे इनके काफ़ी लोग पकड़े गए थे, तो इनको बुला करके आर्काइव्स में बिठा दिया। आर्काइव्स मतलब KGB की, जो KGB रशिया की रॉ है, आप ये मान लीजिए, तो आर्काइव्स के अंदर बिठा दिया कि जो भी हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी हमारे जहाँ जहाँ एजेंट्स हैं, उन सबके जो भी फाइल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। सारे हिस्ट्री पूरी आर्काइव यहाँ पे रहता है, ठीक है।
अब उस आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहा। उस आदमी ने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके कॉपीज़ उसने ली, वो भाई साहब जाकर उन्होंने लीक कर दिया। दिस इज़ फेमसली नोन एज मिथरॉकिन आर्काइव्स। आई रिकमेंड इट टू पीपल, प्लीज़ जाके वो पढ़ना, इसके ऊपर शुरू करो, गूगल करो, आपको सब मिलेगा। यू विल रियलाइज उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने कौन कौन से मंत्री के पास कितने कितने सूटकेस हमने पहुंचाए थे केजीबी के एजेंट्स ने इंडिया के अंदर। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि इंडिया वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन एक्सपेरिमेंट फॉर केजीबी। हम जो बोलते हैं ना कि यार रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया, शायद उन्होंने इंश्योर किया कि हम उन्हीं का साथ लें। बिकॉज अगर आप मिथरॉकिन आर्काइव्स पढ़ें, बड़े से छोटा हर तरह का मंत्री हर कोई उनकी जेब में था, ऑल द वे फ्रॉम 60s टू नियरली 2005। बड़े से बड़े जो हमारे डिफेंस परचेजेस हैं They're from Russia. और किस किसने कैसे कैसे क्या क्या किया, सब कुछ मिथरॉकिन आर्काइव्स में उसने एक्सपोज किया। व्हेन इट केम आउट तो बेसिकली ही वेंट टू CIA कि मुझे असाइलम दो। CIA क्योंकि अब उनका भी रशिया से आए दिन का ये सब चलता है, ज़्यादातर ये चीज़ें, दे कुड नॉट एक्सेप्ट हिम, सो दे सेंट हिम टू एलाई MI6 जो कि UK का है। देयर ही फाउंड एन असाइलम। वहाँ जाकर के फिर ये सारे आर्काइव्स फिर खुलते हैं एंड उससे जो चीज़ें निकलती हैं, देयर वर 3500 डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स taken out of it by the British government and sent to all the sorts of governments worldwide To tell them कि कि आपके यहाँ actually ये सब क्या हो हो रहा है, ये हम इससे निकला है, आप देख लो। आर गवर्नमेंट डिड व्हाट? डिस्क्रेडिटेड, खत्म कहानी। नाउ क्या उससे ये हो जाता है कि बाकी सब गलत निकला? प्रोबेबली नॉट। वाई? क्योंकि यूएस ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया था। उन्होंने मिथरॉकिन आर्काइव्स में जो चीज़ें निकली उसके थ्रू पेंटागन के अंदर, CIA के अंदर मल्टीपल ऐसे लोगों ने ढूंढ के निकाले जो कि एक्चुअल में रशियन एजेंट्स थे पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, और उनको निकाला। 18-18, 20-20 साल के लिए उनको जेल में डाला है। हमने क्या किया था? डिस्क्रेडिटेड, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट। सो अगर तब हो रहा तो आज भी शायद हो रहा हो, क्या पता। सो प्रैक्टिकली वी आर अ पावर विच इज़ ट्राइंग टू फाइंड इट्स ओन स्पेस। देर वॉज अ टाइम व्हेन वी हैड अ मच मोर ऑटोनोमस पोजीशन कि हम अपने हिसाब से तय करते हैं। आज तो हम एडजस्ट कर रहे हैं कि बाहर वाले क्या करें, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यार कहाँ से अपना काम निकल जाए। एंड दैट इज़ नॉट अ फेवरेबल पोजीशन टू बी इन। हम ट्रंप के इशारों पे हम देख रहे हैं कि यार प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, अच्छा ठीक है पॉलिसी चेंज करते हैं, हम इससे तेल नहीं खरीदेंगे, इससे वो नहीं करेंगे। कि पहले होता था क्या 2000 के पहले? वाजपेयी जी के टाइम पे भी ये सब तो नहीं होता था। मनमोहन जी के टाइम पे शायद ही वॉज वेरी लकी इन टर्म्स की उस टाइम ऐसे सिचुएशन ही नहीं बनी थी। मोदी जी के अंडर ही आई, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन पॉइंट इज ये पहले कभी हुआ है क्या? So what do you think and how is it impacting us in a geopolitical situation? And आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या होएगा हमारे लिए? हम जियोपॉलिटिक्स किसके ऊपर चलती है? व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर? व्हाई डज जियोपॉलिटिक्स मैटर? Because it affects your autonomy, money, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड पावर। right? यूएस को चाहिए मनी, यूएस को चाहिए पावर, तो अपने हिसाब से जियोपॉलिटिक्स को चलाते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसीज वो लोग चलाते हैं। सेम उसको चाइना। नाउ पॉइंट इज, एक होता है कि चलो थोड़ा तुम भी कहो, थोड़ा हम भी कमाएं। अभी वो वाला माहौल चल रहा है, सब कुछ हमें कमाना है। चाइना का भी वही वाला है कि वी वांट मोर एंड मोर, यूएस का भी वही, वी वांट मोर एंड मोर। हमें उन दोनों से डील करना है। जब हमें उनसे डील करना है, अब देयर इज़ अ पार्टी जो कि बोल रही है हमें अपने ही खाली फ़ायदे का लेना है, तो आप उनसे कैसे आप डील करोगे? इफ़ यू आर मेकिंग अ डील टू मेक देम हैप्पी इन द सेंस दैट ठीक है टैरिफ आप उतने मत बढ़ाओ, लेकिन हम आपसे इतने डिफेंस हम परचेजेस कर लेते हैं, इट्स इन दी एंड समथिंग दैट आप अपने ऊपर आप कॉस्ट आप ले रहे हो। एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। सो हम बाहर के फाइटर जेट्स हम खरीदते रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारा अपना जो जेट का जो इंजन है कावेरी, वो फेल हो जाए। अब वो फेल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है मैम, बताइए आप? By crashing it, नो, by getting a better engine. नो। बेस्ट वेज कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसा लग रहा है वही ख़त्म कर दो, पैसा ही नहीं पहुंचने दो। पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो R&D कैसे होगा, इंजन बनेगा कैसे? आप ज़रा सोच के देखिए कि हमने 1980 से लेकर के अब तक में, कुछ 2024 तक में, हमने कावेरी इंजन के ऊपर मिल मिला करके सब कुछ हमने $1 बिलियन के आसपास हमने खर्चा हमने किया था। इतने सालों के अंदर आप डिवाइड करें वो कितना बनेगा? दिस समथिंग टू सीरियसली थिंक अबाउट। वो इंजन कैसे काम करता? वो कर ही नहीं सकता था। रिजल्ट इज वो पीछे ही पीछे रहता रहा। गुड थिंग इज, चलो मोदी सरकार ने कुछ अच्छा भी किया है, वो भी बता देता हूँ कि अब फाइनली उसके ऊपर इन फोकस किया कि उन्हें दिख रहा है कि यार ये लोग तो हमारे बजा रहे हैं। कैसे? हमने फाइनली डील हमने अभी की तेजस के जो इंजन है उसके लिए, GE414 के लिए, 404 के लिए, US की GE के साथ। अब वो वहाँ से आने चाहिए थे हमारे पास इंजन, लेकिन पहले डिसाइड हुआ था 80 करोड़ पर इंजन पड़ेगा, अब वो रेट बढ़ा के लगभग 200-220 करोड़ मांग रहे हैं। इसके तो कोई एंड ही नहीं है। बाय द टाइम सारे इंजन आने का टाइम हो सकता है 400-500 करोड़ भी मांगने लग जाए।
इसका कोई एंड थोड़ी है। इतने में तो उनका पूरा प्लेन इतने में नहीं बन रहा है जितने का खाली इंजन आएगा। नाउ जब ये चीज़ हो रही है तो दैट बिकम्स अ सीरियस कंसर्न। दिस इज़ द रीज़न वाई वी शुड रियली क्वेश्चन कि यार एक एक चीज़ जो हमारी फेल हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं नहीं बन रहा है, या फिर इसलिए हो रही है कि यार डिलिबरेटली हम उसके ऊपर पैसा ही नहीं डाल रहे हैं। एक सिंपल सी आपको मैं चीज़ बताता हूँ। जो जर्मनी था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, दे वर द फर्स्ट पीपल टू बिल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल, टू बिल्ड अ फाइटर जेट। सो फाइटर प्लेन्स होते थे, फाइटर जेट नहीं होता था, जेट प्लेन्स नहीं थे। दे वर द फर्स्ट वंस टू बिल्ड दैट। और वो जो जेट जो होता है ना, वो एंड टू एंड उस वॉर के ड्यूरेशन में बनाया गया। दे कुड बिल्ड दैट इन दोज टाइम्स, हम आज नहीं बना पा रहे इतने सालों के बाद। 40 साल लगा के, 40 से भी ज़्यादा हो गए अब तो इनफैक्ट। But at the other hand, we are launching space And- missions. स्पेस मिशन हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कैसे हो सकता है कि नहीं हो रहा है? आप बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े किलो न्यूटन लेकर के उड़ने वाले आप मिसाइल सब बना सकते हो। यू कैन प्रिपेयर द बेस्ट ऑफ रॉकेट्स, बट यू कान प्रिपेयर अ जेट इंजन, जो कि जर्मनी ने वॉर के दौरान में फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड होते हुए बना लिया था। So it's a Doesn't chance add up. of intent. So I'd love to talk about this, the Ukraine and the Russia war. क्या चल रहा है, खत्म है, नहीं है? How is that impacting oil prices? More importantly, India. मैम, सो दिस इज़ अ वॉर दैट हैज़ गॉन ऑन फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 5 years नाउ, Right. एंड और पता नहीं कब तक चलेगा। रीज़न बीइंग, सो व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, दे हैव अ वेरी वेरी पावरफुल बैकिंग फ्रॉम यूरोप, Right. and not every country in Europe supports them, but much of Europe supports them, and there is a very simple principal reason for it. Ukraine is the buffer यूरोप और रशिया के बीच में। Right. इफ यूक्रेन फॉल्स, द नेक्स्ट इन लाइन, और आज से 5-7 साल में रशिया कल को पोलैंड के ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि यूक्रेन के साथ भी एक टाइम पे तो सब ओके था ना, बाद में अटैक शुरू हुए, कल को पोलैंड के ऊपर होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज एक सिंपल सी चीज़ होती है, इफ़ यू आर अ सीरियस पावर यू वुड ऑलवेज वांट टू डू मोर ऑफ दैट। Right. कोई एंड थोड़ी है इसका। You want more and more and Yeah. more. एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द रीजन वाई ये वॉर अभी तक चल रहा है। यूक्रेन के खुद का इतना पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो कर सके। देवर टेक वाइज वेरी सुपीरियर, बट ये जो पैसा यहाँ पे लग रहा है उसके लिए वेस्ट से आ रहा है। And if I had to extend this, कि having the fact कि multiple wars हो रही हैं today, so that is having a compounding effect on the entire emerging world, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट हो रही है, इफेक्ट हो रही है। सो दैट इज द रीजन वाई आई सेड मैम कि रशिया यूक्रेन, टू बी वेरी फ्रैंक, अब हमने सीख लिया किसी ने, 5 साल हो गए हैं, यू एडजस्ट, अब सप्लाई चेन्स रिवायर हो गए, अब उसका चल रहा है काम। दिक्कत आती है इस वाले के साथ, जो भी ईरान वाला जो छिड़ गया है। राइट, ईरान इजराइल फिर आ गया, अब आपका एक इशू आ गया न्यू, अगेन दैट होल सप्लाई चेन इज अफेक्टेड। या एंड सप्लाई चेन ईरान के केस में और ज़्यादा टाइट हो जाता है। वाई? बिकॉज आप ऐसे सोचिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑयल एंड एलपीजी की, ठीक है, हमें गैस की हमें शॉर्टेज पड़ रही, जो वहाँ से एलएनजी आ जाता था। हमें सड़कें बनानी होती हैं, हाईवेज, नितिन गडकरी जी इतनी बातें करते हैं हम इतनी सड़कें बनाएंगे एक्सेट्रा। मार्च के बाद से देयर इज़ अ मैसिव स्लो डाउन, सड़कें नहीं बन रही। आप गेस कर सकते हैं क्यों? सड़कें बनाने के लिए यू नीड जो तारकोल जो लगाया जाता है, जी। चारकोल, राइट? वो तारकोल के लिए आपको जो चाहिए मटेरियल, वो कहाँ से आता है? ईरान। गेस करो कहाँ से आता है? बेसिकली दैट्स अ पेट्रोलियम डेरिवेटिव, राइट। ठीक है? तो लगभग 40% जो उसकी हमें सप्लाई जो चाहिए वो इंडिया में बन जाती है हमारी अलग रिफाइनरीज में, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए, वो कहाँ से आएंगी? यू बेसिकली गेट इट मेजरली फ्रॉम सऊदी, यूएई, कतर एट्सेट्रा। बिकॉज ऑफ दिस एंटायर ब्लॉकेड उसकी सप्लाईज कम हो गई हैं। चाहिए तो वो रेड सी से घूम के आएगा, जिसके लिए चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, एंड बायर्स की कमी है नहीं दुनिया में, सो हैव टू पे इवन मोर। लेकिन हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट का तुम ऑलरेडी दे के बैठे हो। अब जो आदमी एक सर्टन डेट पे कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है, वो आदमी ऐसा तो नहीं है कि चलो मैं और पैसे दे के बना देता हूँ लेकिन जल्दी बनना चाहिए सड़क। वो आदमी बोले ठीक है भैया 4 महीने रुक जाओ, ख़त्म होने दो, फिर सही रेट पाएगा तब मैं तारकोल खरीदूंगा। रिजल्ट क्या होता है? आपके हाईवेज कम बन रहे हैं आज के दिन, रिपेयर वर्क भी कम हो गया, क्योंकि रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट कोई अगर लेने आता है उसको भी तो महंगे रेट पे फिर लेना पड़ेगा ना। सेम गोज फॉर योर फर्टिलाइजर्स। सो ऐसे समझिए कि देयर आर फर्टिलाइजर्स जो कि लगभग घुमा फिरा के 70-80% हमारे इंडिया में बनता है, बाकी बाहर से आता है। अब कहने को अच्छा लगता है 80% यहाँ में बनता है, बट फॉर अ इंडस्ट्री एज बिग एज इंडियन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम जो 20%-25% की डिपेंडेंसी है, दैट इज़ अ ह्यूज वन। नाउ इसमें भी जो 70% जो आप इंडिया में बना रहे हो, उसके अंदर कोई कंपोनेंट आपको चाहिए जो इंडिया में है नहीं, तो क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपका एक फर्टिलाइज़र होता है NPK, NPK अंदर आपको चाहिए
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। फॉस्फोरस है, इंडिया में हम माइन ही नहीं करते। That is also something that was being imported and Exactly. that's being impacted यस, now. क्योंकि पोटाशियम ठीक है। मेजॉरिटी हमारा मिडिल ईस्ट से आता था। जी। नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे, आयरनी इज हमारे इंडिया में देर इज मोर देन इनफ पोटाशियम अवेलेबल इन जस्ट 2 belts टू मीट द एंटायर नीड्स ऑफ द कंट्री। ये हमारी सरकार का अपना डेटा कहता है। कहाँ पे वो? बीकानेर में एंड हनुमानगढ़ में, राजस्थान के अंदर। अब जब ये सब कुछ हुआ, बाय चांस है जस्ट उसके 6-7 महीने पहले ही सरकार ने वो माइंस ऑक्शन करी एंड अवॉर्ड करी टू ऑयल इंडिया एंड टू वेदांता कि यहाँ से अब ये निकालो। चलो ठीक है, आगे के लिए अच्छी बात है, बट पॉइंट इज ये जो डिपेंडेंसी हमारी जो फॉस्फोरस के लिए बनी हुई थी वो इस कारण से बनी हुई थी। सेम गोज फॉर अनदर सच केमिकल कॉल्ड सल्फर। एक मिनरल होता है सल्फर जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है आपकी फर्टिलाइजर्स बनाने में तरह तरह की, लेकिन सल्फर आ नहीं रहा है कि सल्फर मेजरली वहाँ से आता है। अब सवाल ये आता है कि तो मतलब हम यहाँ क्यों नहीं बना रहे? थिंग इज सल्फर के लिए आपको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा खुद नहीं बनाया जाता है, वो मोस्टली जब आप मिनरल्स को जब रिफाइन करते हो उसके साथ बनता है। वेरी गुड एग्जाम्पल इज जिंक का प्लांट या फिर कॉपर का प्लांट। अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपके जो वेदांता वाले हैं उनकी एक ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिनकी बड़ी बड़ी जिंक की माइंस है आपके राजस्थान के अंदर। अब उसकी स्मेल्टिंग में इतना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उनको पता नहीं उसका करना क्या है। अब प्रॉब्लम ये है वो जिस एरिया में है वहाँ पे तो फार्मिंग एक्टिविटी भी नहीं होती, तो इसलिए फर्टिलाइजर प्लांट आसपास कोई है ही नहीं, तो ये उसको बेचे भी किसको? रिजल्ट इज़ उनको बहुत सस्ते दामों पे उसे निकालना पड़ता था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट, हम खुद एक फर्टिलाइजर का प्लांट लगाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे काम आ जाएगा। तो अब वो लोग पिछले 3-4 साल से वो प्लांट बना रहे हैं। तो हमारी सरकार आके क्या बताती है कि पिछले साल वी स्पेंट अबाउट 1.7 लाख करोड़ इन फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो कि इस साल हो सकता है 2 लाख करोड़ तो क्रॉस करेगा, 2.5 लाख करोड़ भी पार कर सकता है। हु इज़ गोइंग टू पे द प्राइस? एंड चैलेंज का यहीं पे ख़त्म नहीं होता, पैरेलल में चाइना में अलग ही बैटल चल रही है। सो देयर आर बैटरीज जिसके अंदर फॉस्फोरस वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। अब आपका फॉस्फोरस वहाँ पे बैटरी में चाहिए, और जिस क्रेजी बूम आ रहा है आपका एनर्जी स्टोरेज के लिए भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बैटरी हर चीज़ में उनको चाहिए, तो फॉस्फोरस की सप्लाईज वहाँ पे भी जा रही हैं। दुनिया भर में उसके एक्स्ट्रा शॉर्टेज बन रही है। सो इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम यहाँ पे हम प्रोड्यूस करें, नहीं कर रहे हैं। Beautiful. So, Jayant, what I'm also hearing and listening is कि ये जो इतना unrest चल रहा है, I mean, to start off with, everything is a function of money and power. सबको पावर चाहिए, मनी चाहिए, उसके लिए ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, whether that's Ukraine, Russia, whether that's Iran, Israel. लेकिन and while we might imagine कि हम एक neutral power है, you know, we are finding our space, at the end of the day we are getting pulled and pushed in all directions, and every sector knowingly unknowingly is getting hit. तो शायद हमारे को न्यूज़ में पता चल रहा है कि you know ceramic tiles या ये वाली इंडस्ट्री बंद हो गई है, but unknowingly you know fertilizer से हमारा agriculture, tar से हमारी roads, like everything is getting impacted into our daily lives. तो हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी कम हो रही है, एंड टिल आई थिंक वी come up with solutions very quickly, this will keep worsening over times to come. Yeah. मैं एक चीज़ और जरूर मेंशन करूँगा, आई विल बी टू बी वेरी वेरी फेयर एंड यू नो काइंड टू द मोदी गवर्नमेंट। दीज आर अनप्रेसिडेंटेड सॉर्ट ऑफ टाइम्स जो कि अब न्यू नॉर्मल बन गया कि आए दिन ये सब हो ही रहा है। दीज आर नॉट टाइम्स जो कि शायद हर उनके प्रेडिसेसर ने उतने ही इम्पैक्ट पे देखा हो, इतने ही कम टाइम के अंदर एक साथ इतना कुछ होना। तो मैं उन्हें उसके लिए मैं ये ज़रूर देता हूँ कि ठीक है आप कोशिश कर रहे होंगे, बट थिंग इस एक चीज़ होती है पता है, जो कि हमारी इसी सरकार की नहीं पहली वालों के साथ भी एक हमेशा गलती रही है। दैट इज़ जब हमारी हालत ख़राब होती है तब जाके हम काम करते हैं, वरना हम नहीं करते हैं। आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल है लिबरलाइजेशन, हम उसके में इतनी तारीफ़ करते हैं, राइट? टू बी वेरी वेरी क्लियर, वो इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। IMF ने हमारे सर पे बंदूक रखी थी, ये करोगे तो जाके पैसे मिलेंगे, तब जाके हमने किया, वरना हम नहीं कर रहे थे। I remember that 1991 I think 2 हफ्ते के रिजर्व्स बचे थे, Yeah, and it was literally you had no option left but you decided Absolutely. to कि you know let's liberalize, and it Yeah. wasn't a thought out reform, but it was one of those things कि अब करना पड़ेगा तो let's do it. बिल्कुल। हम इंडिया में इलेक्शन टू इलेक्शन अपनी इकोनॉमी पॉलिसी बनाते हैं, चाइना विल मेक अ 30-year स्ट्रेटेजिक प्लान, लेकिन हम every 5 year we have a plan, then we relook and then we relook Yeah. versus
along मैम देयर इज़ the वन मोर थिंग, ठीक है, अब चाइना की बात करें तो लोग मुझे वैसे ही बोलते हैं कि तू ज़्यादा चाइना चाइना करता है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं तो आप ज़रा ऐसे समझिए कि हमने एक बयान दे दिया कि ठीक है भाई 2047 हमारा इतना न्यूक्लियर होगा, ठीक है, कैसे होगा वो हमें भी पता नहीं है। कम टू चाइना, उनका खाली 5 ईयर प्लान निकलता है, इस 5 साल के अंदर में क्या करना है, जिसके अंदर वो टारगेट आगे के भी ले लेते हैं, लेकिन काम क्या करना है 5 साल का, उसके प्रिसाइज स्टेप लिखे होते हैं कि ये करना है। अब इन लोगों ने आज से लगभग 6 या 7 साल पहले इन्होंने टारगेट निकाला 2030 तक हमें सोलर का क्या टारगेट हमें हिट में करना है, हमें विंड का क्या टारगेट हिट करना है। इन्होंने दोनों टारगेट 2024 में पूरे कर दिए, 6 साल एडवांस में। अब ये जब हुआ है, ठीक है, इसके लिए सारे स्टेप पहले ही लिखे गए थे। स्टेप का मतलब क्या होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर किस किस चीज़ की कितनी कितनी कैपेसिटी हमें लगानी पड़ेगी, तब जाके होगा। दे माइक्रो प्लान एवरीथिंग एंड देन एग्जीक्यूट इट। हमारे यहाँ पे वो नहीं होता। हमारे यहाँ पे टारगेट हम 5 साल बाद की तो रख ही नहीं रहे, हम टारगेट ही रखें 2047 का। अकाउंटेबिलिटी कैसे सीख करोगी, अरे नहीं ये तो हुआ नहीं। वेरी गुड एग्जाम्पल इज, सो एक बड़ी दिक्कत क्या आती है, सरकार को यहाँ डर लगता है अरे टारगेट पास का दे दिया, नहीं हुआ तो क्या करोगे। 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 25 आके निकल गया, हम अभी 4.1 पे बैठे हैं। इनफैक्ट क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट रुपी इतना श्रिंक हुआ है तो इफेक्टिवली हम उससे भी कम हो गए हैं, बट ठीक है उतना मान लेते हैं, हम 4.1 पे हैं। 5 कब होगा, हम तब से सुनते आ रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगा, हमें नहीं पता, राइट? क्यों? हम खाली बड़े टारगेट देते हैं, उसके स्टेप्स तो हमने बात ही नहीं की। we've not talked about कि कैसे पहुंचेंगे। We've यू हैव टू literally just माइक्रो प्लान, एंड माइक्रो प्लान में ऐसे होता है कि ठीक है इस इंडस्ट्री से ये आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, फिर उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, देयर हैज टू बी माइक्रो प्लान फॉर दैट एज वेल। ठीक है, किसके लिए क्या इंसेंटिव्स लगेंगे, सब कुछ बनाओ, एंड उसके हिसाब से फिर इनका बनता पूरा जो होता है 5 ईयर प्लान। चाइना इज़ नोन फॉर इस 5 ईयर प्लान्स, ये वेल पब्लिक होते हैं, टोटली निकाल दिए जाते हैं, लोगों के सामने होती है कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा, हर इंडस्ट्री के लिए क्या क्या पॉलिसीज अगले 5 साल के लिए सब उसमें लिखा जाता है। वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट सब अपना अलग बनाती है, बट पॉइंट इज वी हैव टू एक्ट दैट वे। and have 5 that साल का बनाओ नहीं है दिक्कत, लेकिन वो 5 साल के लिए जो बोल दिया वो तो करो। and keep people and I like this fact, right, कि आपने 5 ट्रिलियन बोला, I think बोलो तो, right, and then work towards it and make it happen. I Yeah. think the fact कि आप accountability नहीं ले is worse. But you know, if I drill this down a little bit more, is अगर हम economy में देखें, we are saying, you know, विकसित भारत, अगर आप सेंसेक्स में देखें, you know, it's high. We're seeing that we're a fastest growing country. हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 6% पे, सैलरीज बढ़ रही हैं 3% पे. On the ground, people are not really enjoying the financial benefits, or they're not feeling rich. Yeah. How do you explain this? या actually क्या हो रहा है? पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, ऑल्दो सरकार ने ये चीज़ें थोड़ी चेंज की है, थोड़ा बेटर किया है, बट स्टिल रफली 45% ऑफ ऑल द इन्फ्लेशन जो कैलकुलेशन होता है उसका वेट जो है दैट इज़ टू व्हाट गोज इनटू आवर स्टमक। खाने पीने का सामान, अनाज, सब्जियां, तो वो 45% तो उससे आ रहा है। उसमें आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस, आपके अपने या फिर अपने पिताजी के, अपने बच्चे के किसी के हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, That's not being accounted for. आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा कोई क्रिकेट की कोचिंग दिलाना चाहते हो, कुछ है वो सिर्फ इसमें कुछ काउंट नहीं हो रहा है। आप कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हो, उसका क्या प्राइस में चेंज आ गया है, क्योंकि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बिकॉज ऑफ द वॉर एंड सप्लाई चेन इम्पैक्ट क्रेजी बूम हुआ है, तो ऑफकोर्स चीज़ें वो भी बहुत महंगी हो गई एकदम से, कहीं मिल ही नहीं रहा है। पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन इज़ कैलकुलेटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब वो क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ कैलकुलेटेड बेसिस अ पैन इंडिया लेवल। उसके दो बाइफिकेशन ज़रूर हमें सरकार दे देती है, रूरल क्या चल रहा है, अर्बन क्या चल रहा है, बट रूरल भी अगर आप देखें पैन इंडिया अलग कहानी है। तमिलनाडु का कोई गांव है और बिहार का कोई गांव है, दोनों की रियलिटीज़ ही अलग है। तमिलनाडु के गांव में भी शायद पर कैपिटा इनकम आपकी कहीं और जा रही होगी, यहाँ पे तो अभी 40, 50, 60 हज़ार पे हम बात कर रहे हैं। कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, दोनों के लिए इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है। सेकेंडली इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कैप्चर ही नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अब पिछले साल भर के अंदर, लगभग 12 महीने के अंदर, आर करेंसी दैट इज़ INR हैज़ डिप्रिशिएटेड बाय अबाउट 12 to 14% अगेंस्ट द डॉलर। Right. अब वो जब इतना डिप्रिशिएशन एक बार में आता है, प्रैक्टिकली हम जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें डॉलर दे करके, हमारे लिए वो चीज़ें एकदम से 14% के आसपास महंगी हो गई। महंगी हो गई, हम उसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। एग्जैक्टली, वो 14% महंगा एक साल के अंदर हुआ है, तो उसकी कोई बात नहीं करता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ दोज थिंग्स
वो आपका इसमें तो आता ही नहीं है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि खाने पीने के सामान में एट्सेट्रा में। सिमिलरली नाउ थिंक ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि शायद हम युआन दे के भी हम लेते होंगे। युआन में अगर आप देखें तो चाइना का जो युआन है, हर करेंसीज डिप्रिशिएट अबाउट 19% अगेंस्ट देम, 19% एक साल के अंदर। मतलब एक साल के अंदर प्रैक्टिकली अगर आप चाइना से उनका सामान चाइनीज़ करेंसी में लें तो 20% महंगा हो गया। एंड 20% इज़ ओवर एंड अबव जो एक्चुअल महंगाई है। सो महंगाई है, उसके ऊपर 20% हमें पड़ रहा है। तो वो 6% ही नहीं है, वो एग्जैक्टली करेंसी डिप्रिसिएशन और है। तो अगर कुछ यूएस से आ रहा है तो उसका 14% हो गया, अगर चाइना से आ रहा है तो वो 20% हो गया। एग्जैक्टली And that again is pricing that we are paying from our own pocket for the same thing that we were maybe using and consuming last year. प्रिसाइजली। अब आप जब अपने बेटे के लिए कोई लैपटॉप ले रहे हो, उसमें ये वाला हिट आ रहा है जो कि इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में तो उसका बहुत छोटा सा मेट्रिक है, राइट? तो फिर उसको आप कैसे देखोगे? सो मेरा सबसे पहला सजेशन सबको ये रहता है, इन्फ्लेशन के नंबर देखना बंद कर दो। अपने पिछले 3 साल का देख लो। अगर आप ITR भर रहे हो तो आपको पता है कि अच्छा ठीक है कितना आपका एक्चुअल में कमाई भी होती है। ये देख लो कि आपकी कमाई किस रेट पे बढ़ रही है, उसको इतना बढ़ाओ कि इससे आपको फ़र्क ही ना पड़े, और कुछ आप कर नहीं सकते हो। देश के लिए भी उसमें भलाई है कि आप उस एंगल से काम करो, मेरे को अपनी कमाई जितनी हो सके बढ़ानी है। आपकी बढ़ेगी, आप और 4 लोगों को काम दोगे, 8 को काम दोगे, इकोनॉमी अपने आप बढ़ने लग जाएगी। सबको उस तरह सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। You must teach a man to fish. अगर आप खाना Absolutely. दोगे तो फिर आपको हर रोज़ खाना देना पड़ेगा। अगर आप फिशिंग सिखाओगे तो शायद Yeah. वो खुद अपना गुजारा कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है मैम, महिंद्रा को आप जानते हैं ना, महिंद्रा की गाड़ियाँ आती हैं। सो मई के अंदर उनका प्रोडक्शन वॉज डाउन बाई 22%। उन्होंने ओपनली मीडिया में आके बोला है कि बिकॉज ऑफ वेरीड वेलफेयर मेजर्स हमें लेबर नहीं मिल रहा है। आप लोगों को इतना ज़्यादा दे रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा हो कि इतना क्या ही दे रहे हो, बट प्रैक्टिकली आप इतना दे रहे हो कि उनकी तरह मोटिवेशन आ रही कि काम क्यों ही करना है। या जो काम कर रहा है वो उनसे अलाइन नहीं है, बिकॉज उतना तो उन्हें वैसे ही मिल रहा है। एग्जैक्टली आप प्रैक्टिकली देश के आदमी को आप निकम्मा बना रहे हो अच्छे खासे लोगों को, विच इज़ नेवर अ गुड थिंग फॉर अस। आपको उसको, अरे इतना पैसा लेकर के आप इतने लोगों को जो पैसा दे रहे हो उसके खाली 1/10 को आप काम पे लगा दो कहीं पे, वो बेहतर है। Very quickly, Jayant, I want to talk about the ethanol crisis, right? E20 goes from being available at select pumps in 2023 में सबसे पहले available था। 2025 में it's going to be the only fuel in almost 90,000 fuel stations. Vehicles built before April 2023 were built for E10, Yeah. right? Now, which is most of the cars on Indian roads. Now, Gadkari ji's answer is that people who don't want blended can just go for petrol, but then obviously petrol is more expensive than ethanol. Ethanol आज के दिन 100 रुपए का है, petrol is 170. So, unpack this for me कि who is driving these pre-2023 vehicles and who can afford this premium option? मैम आई थिंक टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे ये जो गडकरी जी बोल रहे हैं बिल्कुल 100% झूठ है। क्यों मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो बोल दिया कि आप जाके पेट्रोल डलवा लो, बढ़िया वाला 167 रुपीज़ का आ रहा है। हमारे फरीदाबाद में मैंने ढूंढा कि मुझे अपनी गाड़ी बहुत प्यारी हो, ख़राब हो रही है। अगर आप वेबसाइट जाके देखोगे ना इंडियन ऑयल की, वो सब वो आपको बताएंगे कि सेक्टर 12 वाले में है, सेक्टर इसमें है। आप जब कॉल करके पूछते हो या वहाँ पे जाते हो, आपको पता चलता है एक भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है पूरे के पूरे फरीदाबाद के अंदर जिसमें प्योर पेट्रोल मिल रहा है। मैं पैसे देने को रेडी हूँ तो भी नहीं अवेलेबल, 170 में भी मैं दे नहीं अवेलेबल। दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री जो ये बोल रहे हैं कि यार मेरे को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी, मेरी पहली गाड़ी है, कितनी मेहनत की कमाई से आदमी लेता है, और उसमें मैं पैसे दे के महंगा डलवाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, मिले तो सही। तो पहली बात तो उनका आर्ग्यूमेंट ही गलत है। सेकेंड चीज़, गडकरी जी क्या बोलते हैं, गडकरी जी भी बोलते हैं, एंड सेकेंड जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं जिनका एक्चुअल में जिनका ये सब बोलने का काम होता है, हरदीप सिंह पुरी जी, उनका भी ये चीज़ कहना है कि हमने चेक वेक किया, सब कुछ हुआ है, इथेनॉल के कारण आपकी गाड़ी ख़राब नहीं हो रही है, अडल्ट्रेशन के केसेस होते हैं। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही मैम, सारे पेट्रोल पंप मेजर आप चला रहे हो, आपका ये कहना है कि हमने 20,000 अलग पेट्रोल पंप्स के ऊपर HPCL ने, BPCL ने, IOCL ने चेक करे हैं, सब कुछ ओके है। अब अडल्ट्रेशन ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सही तेल डाल रहे हो E20, मैं घर जाके उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी में मिलाता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, मेरे को तो अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है। तो अडल्ट्रेशन कर कौन रहा है?
इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं, कि अडल्ट्रेशन जो उन्होंने बोल दिया कि अडल्ट्रेशन के कारण लोगों की ख़राब हो रही है गाड़ियाँ, इंजेक्टर्स ख़राब हो रहे हैं, अंदर कोरोजन हो रहा है, कर कौन रहा है? ये कौन है जो कि रात के अंधेरे में जाकर के लोगों की गाड़ियाँ पीछे से खोलता है, उसके अंदर पानी डाल देता है? क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं. समवेयर समथिंग इज़ मिसिंग एंड दैट हैज़ टू बी आंसर फॉर. सेकेंड थिंग इज़ कि हमारी सरकार ने अब ARAI नाम से एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, उसको कहा कि आप पूरा चेक करके बताओ. उन्होंने पूरा चेक वेक सब कुछ किया. उनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं करी इन्होंने, बस बोल रहे हैं कि सब कुछ ओके है, हमने टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट दे दो. अब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, सरकार डॉक्टर ने आपके बोले में 4 टेस्ट हम कर रहे हैं, सब कुछ ओके है, बढ़िया है. आप बोलोगे ना कि दिखा तो दो, मैं किसी और को दिखाऊं, एक और डॉक्टर को सेकंड कंसल्टेशन लूँ. नहीं ओके है, ये थोड़ी होता है. सो यहाँ पे भी बड़ी अजीब बात हो रही है. एंड कोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत मज़े वाली बात है, ये मुझे कल ही पता चली. कुछ ऐसे इथेनॉल प्लांट है जो कि IOCL, BPCL, HPCL जो कि सरकारी कंपनियां हैं, लिस्टेड हैं, उन्होंने भी इसके प्लांट लगाए हुए हैं इथेनॉल के. जब ये प्लांट खुले तो बहुत तालियां भी बजाई गई सरकार की तरफ से, बहुत इसका शोशा भी किया गया. BPCL ने ऐसे एक प्लांट लगाया जिसकी कैपेसिटी है कोई 600 KLD यानी किलो लीटर पर डे की. वॉट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन लास्ट 1 year इज इक्वल टू इट्स 1 day ऑफ कैपेसिटी. क्या? मतलब 365 दिन में से 364 दिन वो चला नहीं प्लांट. फिर क्या हुआ? वही तो पूछने की बात है कि मतलब इथेनॉल की इतनी नीड है, तो जो आदमी इथेनॉल को मिक्स करता है पेट्रोल के अंदर, उसकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, आप बाहर से खरीद के क्यों डाल रहे हो? सारे नेताओं के प्लांट है इसलिए. जब ये अपने इसने प्लांट लगाया, इसी का यूज़ कर लो ना. सो इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन ये प्लांट यहाँ खाली पड़ा है. सेम गोज फॉर HPCL का प्लांट एंड IOCL का प्लांट भी. ये तो लोगों को, इसके ऊपर तो लोगों ने बात ही नहीं करी है कि आपने प्लांट बनाए क्यों, और वो बने तो खाली क्यों है. खाली इसलिए क्योंकि आप बाहर से आप इनको लेने को फोर्स कर रहे हो. बाहर से प्रोड्यूस कौन कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ दोज आर बेसिकली पॉलिटिशियंस. फिर आती है बात कि कोई इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठा रहा, अपोजिशन वाले, वो इसलिए सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि उनके भी तो प्लांट हैं. सो देयर आर अराउंड 75 कंपनीज इंडिया में जो कि आपके शुगर केन बेस्ड, मतलब कि शुगर मोलासेस बेस्ड आपके इथेनॉल की फैक्ट्री चलाते हैं. 75 में से 9 है जो कि कांग्रेस वालों की है, 12 है जो कि BJP वालों की है, 5 है जो कि आपकी NCP, आप अजीत पवार शरद पवार दोनों मिला दें उनकी है. बोले सारे तो मतलब उन्हीं के प्लांट हैं. TMC के भी एक आदमी है बाय द वे, उनका भी प्लांट है. SP के भी एक लीडर है, उनका भी प्लांट है. आपका जो TRS नाम से पार्टी है तेलंगाना के अंदर, जो कि इससे पहले CM साहब थे, politically owned. एवरीबडी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस. मीनवाइल अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल आता है, बहुत लोग इसमें अग्री नहीं करते, बट अब जरा सोच के देखिए इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है. ऑफकोर्स इनको बिजनेस मिल रहा है, पॉलिटिशियंस को, उनके शुगर मिल्स के लिए एट्सेट्रा, उनकी पार्टीज़ के लिए शायद और पैसा बन रहा है, तो एक तो उनका फ़ायदा हुआ. दूसरा एक एंगल और है इसमें, अब गाड़ियों के इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं, तो कोरोजन हो रहा है, गाड़ियाँ जल्दी ख़राब हो रही है, तो इसके 2 आउटकम होते हैं. या तो एक ही गाड़ी की लाइफ कम हो गई, या फिर उसमें रिपेयर आपको ज़्यादा चाहिए. या तो रिपेयर कराओगे तो फ़ायदा किसका है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. अगर वो जल्दी आपको रिप्लेस करनी पड़ती, किसका फ़ायदा है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. इन सब के थ्रू जितनी बार आप अगर नई गाड़ी अगर आप लेते हो इसके एंड एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारी गाड़ी की लाइफ कम हो गई, आप नहीं तो लोगे, तो उसके लिए आप सरकार को वापस लोगे 40% जो गाड़ी की वैल्यू है आप सरकार को टैक्स के तौर पे देते हो. अगर आप हाई एंड गाड़ी ले रहे हो तो 40 से भी ज़्यादा आपका टैक्स होता है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम जैन? मैम सोल्यूशन बहुत सिंपल है. मेक द रिपोर्ट्स पब्लिक. मेक द रिपोर्ट्स पब्लिक एंड प्रूव टू पीपल दैट येस इट इज़ प्रूवन एज पर दी टेस्ट डन कि हाँ इथेनॉल का कोई असर नहीं आ रहा है. साइंटिफिकली बहुत सारे लोगों ने सब कुछ देख लिया है. फॉरेन की अब रिपोर्ट्स, अब जर्मनी वालों ने भी ये सब कर रखा है, उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिक की हुई है. इट डज इम्पैक्ट योर इंजन, सो देयर आर पर्टिकुलर कार्स दैट कैन कंज्यूम दिस काइंड ऑफ फ्यूल. बट हमारे यहाँ बोल रहे कुछ नहीं होता है. ठीक है, आप रिपोर्ट पब्लिक कर दो. अगर नहीं कर सकते हो, आप मुझसे पैसा ले रहे हो, मुझे प्लीज़ अब दूसरे ब्लेंड्स का आप मुझे ऑप्शन दे दो. आप मुझे नॉर्मल पेट्रोल का भी आप ऑप्शन दे दो. बट वो होगा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आएगा, जो लोग सरकार का इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, वो लोग भी नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाएंगे, और फिर नेताजी का इथेनॉल कौन लेगा? सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर बिजनेस. हरदीप सिंह पुरी जी से पूछा जाता है कि हम इसे बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इतनी शिकायतें आ रही हैं. तो आता है हम इसे बंद नहीं कर सकते कि इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा है. टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सर्टेन पीपल, यू आर गोइंग टू डैमेज द कार्स, नॉट जस्ट कार्स. गाड़ी की क्यों बात है, गरीब आदमी अपना स्कूटर लेता है, मोटरसाइकिल, उसके अंदर वो पेट्रोल डल रहा है, सब खराब हो रहा है.
उस आदमी की क्या गलती है? आप देश के सबसे गरीब आदमी को, जो कि अपनी लाइफ की पहली बाइक शायद खरीद रहा है, आप उसके साथ आप कितना बड़ा धोखा आप कर रहे हो। अगर आप उसको रिपोर्ट तक आप पब्लिक करके नहीं दे रहे हो कि हाँ मैं जो तुम्हें तेल जो दे रहा हूँ तुम्हारे इस पैसे के खिलाफ, दैट इज वो गुड। ठीक है। एंड बेसिक राइट, लाइक मेक इट पब्लिक, मतलब गिव अ सॉल्यूशन एंड ऑल वी आर लेट सीकिंग पीपल, इज अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंटली खाली बता दो भैया रिपोर्ट में क्या लिखा है। right? And I think that's what we started with, right? कि accountability होनी चाहिए. You should be able to ask questions and we should be able to get answers. Instead of this, and I think this comes to what we started with, कि I think what happened in CJP was so powerful because at the end of the day, I think that's what the common man wants. Yeah. is कि हमारे को right हो questions का and हमें answers मिले of what we're asking. So very quickly, Jayant, I'm going to ask you, I'm just going to give you words and if you can give me one-line reactions to what you think of that. Rahul Gandhi, The wasted opportunity, Trump, disgrace, Putin, the master spy, rupee at 90, history, it's already past. Cockroach Janata Party. Time will tell, frankly. Lovely. Thank you so much, Jayant. I've really enjoyed today's conversation. I'm always someone who's very pro-government. I still am. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि you actually broke it down into very reasonable pieces of information with actionable insights. So I do believe कि anyone who's listening to it will not take it as a rant, will not take it as हमारा देश खराब है, हम खराब है, लोग खराब है, but as a very logical perspective on क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है और क्या हम कर सकते हैं सुधार के लिए एंड एक्चुअल ग्रोथ के लिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद मी. सबको बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया। थैंक यू.